हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं साउथ कोरिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मूवी द वेलिंग को, जो 2016 में आई थी। इस मूवी की कोई एंडिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसे देखने वाले अपने हिसाब से इस मूवी की एंडिंग थ्योरी बना सकते हैं। ये मूवी हॉरर मिस्ट्री जॉनरा में आती है। इस मूवी की कहानी इसके जॉनरा पर बिल्कुल सही बैठती है और एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी लाजवाब थी, जो इस मूवी की रेटिंग से साबित भी होता है। इस मूवी को IMDb पर मिले है 7.4 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 99% फ्रेश विद 81% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले है 51 आउट ऑफ 100 और इसे 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। इस मूवी के बीच कोई समझ ही नहीं पाता कौन सही है और कौन गलत, और इसीलिए ये मूवी हमें अंत तक बांधे रखने में कामयाब होती है। आपको समझ ही नहीं आएगा मूवी में चल क्या रहा है, फिर भी आप इस मूवी को पूरा देखोगे। तो मूवी को और ज्यादा स्पॉइल ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक जापानीज आदमी को मछली पकड़ने चारा लगाते हुए देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मूवी के लीडिंग कैरेक्टर जोंगू के घर की तरफ। जोंग एक पुलिस ऑफिसर है। जोंग अपने छोटे से परिवार के साथ रहते हैं। जोंग के परिवार में उनकी वाइफ, मदर इन लॉ और एक बेटी ह्यूजिन थी। उन्हें खबर मिलती है कि उनके गाँव में कोई मर्डर हुआ है। जोंग अपने परिवार के साथ ये डिस्कस करते हैं। फिर जोंग क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहाँ मर्डरर पकड़ा गया था। वो एकदम अजीब हालत में था। उसके पूरे शरीर पर फोड़े थे, उसकी आंखें ऊपर की तरफ थी, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अंदर उसकी बीवी की लाश थी। उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से कुल्हाड़ी से मारा गया था। घर की हालत बहुत खराब थी। क्राइम सीन से पुलिस को पता लगता है उसने अपनी बीवी का मर्डर किसी और जगह किया था और उसे घसीटकर यहाँ लाया था। पुलिस इस मर्डर की तह तक जाने के लिए उस जगह पहुंचती है जिस जगह उसने अपनी पत्नी का खून किया था। उस अजीब से घर में जोंग नोटिस करते हैं कुछ सूखे हुए फूलों को जो धागे की मदद से बंधे हुए थे। पुलिस जब अंदर जाती है तो अंदर उन्हें जादू टोने की सामग्री दिखाई देती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या है। अगले सीन में हम एक शिकारी को जंगल में देखते हैं जो एक डियर का शिकार करता है, लेकिन डियर को ले जाते समय उसका पैर फिसल जाता है और वो ढलान से नीचे गिर जाता है। जब उसे होश आता है उसके सामने एक नंगा बूढ़ा जापानीज आदमी उस डियर को कच्चा ही खा रहा था। वो आदमी शिकारी को देख लेता है। शिकारी डरने लगता है और वो जापानीज आदमी उस शिकारी के पास आ जाता है। उसकी आंखें पूरी लाल थी। तभी हमें पता लगता है ये कहानी जोंग का जूनियर गोंग उन्हें बता रहा था, लेकिन जोंग को इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और ये कहानी जिस आदमी ने बताई थी वो भी पहले से मनगढ़ंत कहानियां बनाने के लिए बदनाम था। लेकिन गोंग को इस कहानी पर यकीन था और इस बात पर भी कि वो जापानीज आदमी सच में एक शैतान है। और इतना ही नहीं, गोंग अभी गांव में होने वाली सभी घटनाओं को भी उसी जापानीज आदमी से जोड़कर देख रहा था। लेकिन जोंग के पास आज के कातिल की ब्लड रिपोर्ट थी जिसमें उसके खून में भारी मात्रा में कोई नशीली मशरूम पाई गई थी। लेकिन गोंग बोलता है नशीली मशरूम किसी को इतना पागल नहीं बनाती कि कोई अपनी बीवी का इतना ब्रूटली मर्डर कर सके। लेकिन तभी अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है और दरवाजे के सामने एक नेकेड औरत खड़ी थी। ये देखकर दोनों भी डर के छुप जाते हैं। जोंग गोंग को जाकर देखने का ऑर्डर देते हैं। गोंग टॉर्च लेकर बाहर देखता है, लेकिन अब बाहर कोई नहीं था। इस घटना का जोंग पर इतना असर पड़ा था कि वो बच्चों की तरह नींद से डरकर उठते हैं। नाश्ता करते समय जोंग की बीवी उन्हें हवस भरी नजरों से देख रही थी और अगले ही सीन में दोनों कार में यामा काटा कर रहे थे। जोंग की वाइफ उन्हें शिलाजीत लेने बोलती है, लेकिन बाहर उनकी बेटी ह्यूजिन उन्हें देख रही थी और सिचुएशन थोड़ी वियर्ड हो जाती है। फिर जोंग अपनी बेटी को शॉपिंग कराने लेकर जाते हैं जहाँ ह्यूजिन एक पिंक कलर का हेयर पिन लेती है। फिर जोंग अपनी बेटी के साथ और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगली रात गांव में एक और वारदात हुई थी जहाँ एक घर में आग लग गई थी। जहाँ जोंग पहुँचते हैं वहाँ एक औरत जिसका नाम अजुम्बा था, उसके चेहरे और पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और वो पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी, जिसे देखकर जोंग डर जाते हैं और दूसरे ऑफिसर को उसे पकड़ने बोलते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो औरत जोंग पर हमला कर देती है और जोंग का गला दबाने लगती है। जोंग बहुत डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बाकी ऑफिसर आकर उस औरत को हटाते हैं, लेकिन इससे जोंग का सबके सामने मजाक बन जाता है क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर होकर भी डर के मारे चिल्ला रहे थे। पुलिस स्टेशन में जोंग उदास बैठे थे। तब जोंग की बेटी उनके लिए कपड़े लेकर आती है। जोंग ह्यूजिन को वापस भिजा देते हैं, लेकिन वापस जाते समय ह्यूजिन अपना हेयर क्लिप गिरा देती है। लेकिन तभी जोंग को याद आता है कल उनके दरवाजे के बाहर जो औरत खड़ी थी वो औरत और कोई नहीं बल्कि आज जिसका घर जला है अजुम्बा ही
थी। गोंग को भी याद आता है वो औरत अजुम्बा ही थी, लेकिन दूसरे दिन सुबह उस जले हुए घर के बाहर अजुम्बा को फांसी लगी हुई थी। एक ऑफिसर जोंग को बताता है कल रात उस घर में लोगों की मौत जलने से नहीं हुई, बल्कि अजुम्बा ने पहले उन लोगों को चाकू से मारा, बाद में घर को आग लगाई और अब खुदकुशी कर ली। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है। उन्हें घर में एक चाकू भी मिलता है। जोंग को एक ब्यांगू नाम का आदमी मिलने बुलाता है। ब्यांगू का कहना था अजुम्बा पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस जापानीज आदमी ने उसका रेप किया था। उसके बाद से अजुम्बा पागल हो गई थी। वो रात में नंगी घूमती थी और उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने और उसकी बीवी ने अजुम्बा को इसी हालत में देखा था। अगर हम इन डिटेल को ध्यान से देखें तो पहले विक्टिम के शरीर पर फोड़े पड़ते हैं, फिर वो पागल होकर लोगों को मारता है और आखिर में खुद मर जाता है। और इन सब में कॉमन था वो जापानीज आदमी। जोंग उस जले हुए घर के बाहर पहरा दे रहे थे। वो गोंग को अजुम्बा के बारे में बताते हैं, क्योंकि अब जोंग को भी लगने लगा था इन सब के पीछे उन मशरूम का कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि बात कुछ और ही है। जोंग गोंग को लोकल स्किन डॉक्टर के पास जाकर घर में मरने वाले लोगों के रिकॉर्ड देखने भेजते हैं। उसके जाने के बाद वहाँ व्हाइट ड्रेस में एक लड़की आकर जोंग से मिलती है। वो बताती है अजुम्बा ने ही इस घर के लोगों को मारा था और ये उसने अपनी आंखों से देखा है। वो जोंग को घर के अंदर ले जाकर बताने की कोशिश करती है कि अजुम्बा ने खून कैसे किया था, और इतना ही नहीं, उसका कहना था इन सब के पीछे उस जापानीज आदमी का हाथ है। वो एक भूत है और लोगों का खून पीता है। अगर आप उसे बार बार देख रहे हैं तो वो आपको स्टॉक कर रहा है। इसका मतलब उसके अगले शिकार आप ही होने वाले हो। जोंग को लगता है उन्हें एक आई विटनेस मिल गया। वो उसे वही रुकने बोलकर गोंग को फोन करके वापस बुलाते हैं, लेकिन जब वो वापस अंदर आते हैं तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। जोंग उसे ढूंढने लगते हैं, तब उन्हें घर के पीछे वही जापानीज आदमी एक डियर को कच्चा खाते हुए दिखाई देता है। वो जोंग को देख लेता है। जोंग घबराकर वहां से भागते हैं। वो जापानीज आदमी उनका पीछा करता है और जोंग पर हमला कर देता है, लेकिन तभी जोंग अपने सपने से डर के उठते हैं। दरअसल उन्हें अब उस जापानीज आदमी के नाइटमेयर आने लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सब कोई बीमारी की वजह से हो रहा था या सच में इन सब के पीछे वही जापानीज आदमी है। जोंग की वाइफ से उन्हें पता लगता है उनकी बेटी ह्यूजिन की तबीयत खराब हो गई है। उसे तेज बुखार था। जोंग को जापानीज आदमी के सपने आ रहे थे, इसीलिए जोंग उस शिकारी के पास जाते हैं जिसकी कहानी गोंग ने उन्हें बताई थी। वो शिकारी वही कहानी फिर से रिपीट करता है। उसका कहना था वो कोई इंसान नहीं है, और उसका ये भी मानना था गांव में हो रही सभी मौतों के पीछे उसी जापानीज आदमी का हाथ है। जोंग उसके साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो उस जापानीज आदमी से बात करने जाएंगे। फिर वो लोग जंगल पहुंचते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो तीनों उस जगह पहुंचते हैं जिस जगह उस शिकारी के मुताबिक उसने जापानीज आदमी को देखा था। वहां उन्हें वही डियर की आधी खाई हुई लाश भी दिखाई देती है, जिससे उन्हें उस शिकारी की बातों पर थोड़ा यकीन होने लगता है। लेकिन तभी वहां तेज बारिश होने लगती है। वो हंटर डर के वहां से जाने लगता है। जोंग उसे रोकते हैं क्योंकि उन्हें उस जापानीज आदमी के घर जाना था, लेकिन वो हंटर रुकने तैयार ही नहीं होता। इसी छीना झपटी में वो ढलान से नीचे गिर जाता है। दोनों भी उसे देखने जाते हैं। वो पूरा कीचड़ से भर गया था, लेकिन उसे कोई सीरियस चोट नहीं आई थी। वो जोंग को गाली देकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। जोंग और गोंग ये अपनी आंखों से देखते हैं। फिर दोनों भी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। वो सीरियसली इंजर्ड हो गया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। लेकिन तभी अचानक हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है, क्योंकि एक पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जोंग और गोंग जाकर देखते हैं तो ये वही था जिसने मूवी की शुरुआत में अपनी बीवी का खून किया था। वो बहुत ही तड़प रहा था और अजीब तरीके से उसके गर्दन के नीचे की हड्डी टूटती है और उसके मुंह से उसके ऑर्गन तक बाहर आ जाते हैं, जिससे उसकी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत होती है। ये देखकर जोंग और गोंग ही क्या, पूरे डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि किसी को इस तरह मरते हुए शायद ही किसी ने देखा होगा। अगले सीन में जोंग और गोंग एक बार में थे। दोनों कल फिर से उस जापानीज आदमी के घर जाने का फैसला करते हैं, और अब गोंग को भी लगने लगा था इन सब घटनाओं के पीछे वही जापानीज आदमी है। तब दोनों उस बार में एक औरत को देखते हैं जिसके गर्दन पर भी वैसे ही फोड़े आने लगे हैं, और हो सकता है अगली घटना वही करे। वही रात में जोंग के घर उनकी बेटी ह्यूजिन चिल्ला रही थी। जोंग फौरन अपनी बेटी को देखने जाते हैं। वो नींद में चिल्ला रही थी। उसने कोई बुरा सपना देखा था। जोंग उसे संभालते हैं। वो बताती है उसे दिख रहा था कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, और वो बहुत ज्यादा डर गई थी। दूसरे दिन होते ही ह्यूजिन बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। वो बहुत सारी फिश अकेले ही खा जाती है, जबकि उसे फिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये देखकर सभी हैरान थे। जोंग की सास उन्हें बताती है उन्हें लगता
लगता है ह्यूजिन को किसी ने कुछ किया है, जिसके लिए वो एक ओझा को बुलाने वाली है, जिस ओझा के बारे में उन्होंने काफी लोगों से सुना है। जोंग उन्हें मना नहीं करते। फिर जोंग जाकर गोंग से मिलते हैं क्योंकि उन्हें उस जापानीज आदमी के घर जाना था। गोंग अपने साथ अपने भतीजे यंगिस्तान यंगीसम को भी लेकर आया था, जो प्रीस्ट बनने वाला था और उसे जापानीज भाषा भी आती थी। फिर वो लोग उस जापानीज आदमी के घर के लिए निकलते हैं, जो पहाड़ों और जंगल के बीच में था। तीनों उसके घर पहुंचते हैं। जोंग आवाज देते हैं, भाभी जी घर पर है, लेकिन अभी घर पर कोई नहीं था। लेकिन वहाँ उस जापानीज आदमी का डॉग बंधा हुआ था। जोंग को एक कमरे में सैटेनिक रिचुअल की सामग्री दिखाई देती है, जैसे डेविल की मूर्ति, सैटेनिक बुक और भी बहुत कुछ। लेकिन गोंग को एक छोटे से कमरे में बहुत सारी फोटोज दिखाई देती है, जो उन सभी की थी जो मर गए और जिन लोगों ने उन्हें मारा था, जैसे अजुम्बा और वो आदमी जिसने अपनी पत्नी को मारा था, और शायद बाकी वो लोग जो मरने वाले हैं। लेकिन बाहर यंगीसम पर उस कुत्ते ने हमला कर दिया था। जोंग फौरन जाकर उसे छुड़ाते हैं, लेकिन उस कुत्ते की चेन निकल जाती है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। दोनों भी फौरन घर में जाकर उस कुत्ते से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर गोंग एकदम शॉक में एक ही जगह खड़ा हुआ था। उसे कमरे में कुछ जूते और चप्पल भी दिखाई देते हैं। तभी वो जापानीज आदमी वहाँ आ जाता है और अपने कुत्ते को शांत करता है। वो घर के अंदर आकर देख लेता है कि गोंग ने उन फोटोज को देख लिया है और वो गोंग की हालत भी देख लेता है और साथ ही जोंग को भी। लेकिन वो जापानीज आदमी कुछ नहीं बोलता। यंगीसम उसे सॉरी बोलता है और तीनों वहाँ से निकलते हैं। कार में गोंग अभी भी बिल्कुल शॉक में था। जोंग उससे बार बार पूछ रहे थे उसने वहाँ ऐसा क्या देख लिया। तब गोंग बताता है वो जापानीज आदमी ही हत्यारा है। वहाँ उसने सभी विक्टिम्स की फोटो देखी, तब की जब वो लोग जिंदा थे और तब की भी जब उन लोगों ने पागल होकर अपनी ही फैमिली को मार दिया। और इतना ही नहीं, वो अपने अगले शिकार की भी कोई पर्सनल चीज अपने पास रखता है। जोंग को कुछ समझ नहीं आता। तब गोंग जोंग को उनकी बेटी ह्यूजिन का एक जूता देते हैं। इसका मतलब उसका अगला शिकार ह्यूजिन होने वाली है। जोंग फौरन घर आकर ह्यूजिन के पास जाते हैं। वो ह्यूजिन से पूछते हैं क्या ये उसका जूता है। ह्यूजिन मना करती है। फिर जोंग उससे पूछते हैं क्या वो उस जापानीज आदमी को जानती है। ह्यूजिन इसका हाँ में जवाब देती है। फिर जोंग उससे और सवाल पूछते हैं, लेकिन तभी ह्यूजिन अचानक उन पर चिल्ला देती है और उन्हें भला बुरा बोलने लगती है और उन्हें लूजर बोलकर चली जाती है। जोंग भले से ही अच्छे पुलिस वाले ना हो, लेकिन ह्यूजिन के लिए हमेशा से वो हीरो ही थे। ह्यूजिन के इस बर्ताव से उन्हें समझ में आ जाता है ह्यूजिन के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसी रात जोंग ह्यूजिन की नोटबुक चेक करते हैं, जिसमें उन्हें कुछ डीमंस और उस जापानीज आदमी के स्केच दिखाई देते हैं। फिर वो ह्यूजिन की बॉडी चेक करते हैं। उसके शरीर पर भी वैसे ही फोड़े आने लगे थे। लेकिन तभी ह्यूजिन नींद से उठ जाती है और वो अपने पापा पर चिल्लाने लगती है, उन्हें गालियां देने लगती है कि वो उसकी बॉडी चेक कर रहे थे और इतना ही नहीं, उसे संभालना भी मुश्किल हो रहा था। वो आगे बोलती है कि वो उन सबको मार डालेगी। ये सब एक पिता के लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा और जोंग भी बाहर जाकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ उनकी सास आती है और उन्हें लग रहा था ह्यूजिन के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है और वो एक शमन मतलब ओझा को बुलाने वाली है, जिसके लिए जोंग इजाजत दे देते हैं। दिन निकलते ही जोंग यंगीसन के साथ उस जापानीज आदमी के घर पहुंचते हैं। जोंग उस घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन अब वहाँ कोई फोटो नहीं थी। जोंग उससे उन फोटोज के बारे में पूछते हैं। वो जापानीज बताता है उसने उन फोटोज को जला दिए। जोंग उससे यहाँ आने की वजह पूछते हैं, लेकिन वो जापानीज आदमी बोलता है अगर उसने यहाँ आने की वजह बताई तो जोंग उन पर यकीन नहीं करेंगे। फिर जोंग उसे गालियां देने लगते हैं और पूछते हैं उनकी बेटी का जूता उसके पास कैसे आया। लेकिन वो जापानीज आदमी एकदम शांत था और कोई जवाब नहीं देता। तब जोंग गुस्से में एक कुल्हाड़ी से उसका घर तोड़ने लगते हैं और साथ ही उसके सैटेनिक रिचुअल्स की सारी चीजें भी तोड़ देते हैं। तभी अचानक उस जापानीज आदमी का कुत्ता जंजीर से छूटकर जोंग पर हमला कर देता है, लेकिन जोंग किसी तरह कुल्हाड़ी से उस कुत्ते को मार देते हैं। फिर बाहर आकर उस जापानीज आदमी को धमकाते हैं अगर 3 दिन में उसने गांव नहीं छोड़ा तो उसका भी हाल उसके कुत्ते जैसा होगा। इस पूरे सीन में वो जापानीज आदमी एकदम शांत रहता है और कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ ह्यूजिन की हालत और खराब होने लगी थी क्योंकि उसके शरीर पर और ज्यादा फोड़े आने लगे थे। जोंग और उनकी बीवी को ह्यूजिन की बहुत चिंता हो रही थी। वही वो जापानीज आदमी अपने घर के बाहर बिल्कुल शांत बैठा था और उसके कुत्ते को कौवे आकर खाने लगते हैं। फिर वो बोलता है जोंग को इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर एक दिन सुबह किसी ने जोंग के घर के बाहर एक बकरी की लाश टांग दी थी। उनकी बीवी चिल्लाने लगती है, लेकिन जोंग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ठीक उसी समय उन्हें भी एक स्ट्रोक आता है, जिससे जोंग टेम्परेरी पैरालाइज हो जाते हैं। घर के लोग उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां होश में आते ही जोंग ह्यूजिन के बारे में पूछते हैं। उनकी वाइफ बताती है उन्होंने ह्यूजिन को घर में पड़ोसी के साथ छोड़ा है। ये सुनते ही जोंग इसी हालत में घर पहुंचते हैं, लेकिन घर में ह्यूजिन ने पड़ोसी को नाइफ से स्टैब कर दिया था और चारों तरफ खून ही खून था और ह्यूजिन को जैसे पता ही नहीं था कि उसी ने ये सब किया है। वो सब एम्बुलेंस को बुलवाते हैं और उस लड़की को हॉस्पिटल भिजवाते हैं। जोंग से मिलने गोंग आता है। वो बताता
बताता है उस घर से निकलने के बाद से उसके भी शरीर में दर्द रहता है और उसे नाइटमेयर आने लगे हैं और ये सब उस जापानीज आदमी का ही किया धरा है। अब ह्यूजिन की इस हालत से सभी समझ गए थे ह्यूजिन पोजेस हो चुकी है, इसीलिए सब शमन को बुलाते हैं। शमन आकर पूरा घर और ह्यूजिन को चेक करता है। बाहर कुछ मटके रखे थे, शमन उनमें से एक मटके को निकलवाता है। उसे तोड़ने पर उसमें एक कौवे की लाश थी। शमन बोलता है किसी ने इस घर पर जाल फेंका है और ह्यूजिन पर किसी बहुत बुरी आत्मा का साया है। फिर वो शमन एक अजीब तरह का एक्सोर्सिज्म या कहे झाड़ फूक करता है, जिससे ह्यूजिन को बहुत तकलीफ होने लगती है। झाड़ फूक के बाद शमन जोंग से पूछता है क्या वो किसी ऐसे से मिला है जिससे उसे नहीं मिलना चाहिए था। जोंग उसे जापानीज आदमी के बारे में बताते हैं। शमन बोलता है वो जापानीज आदमी कोई इंसान नहीं है बल्कि शैतान है और जोंग ने उसे छेड़ा है। और अब गांव में ऐसी ही एक और वारदात हुई थी जिसमें किसी ने अपने ही परिवार को मार कर कुएं में फेंक दिया था। दूसरी तरफ वो शमन जोंग को बताता है उन्हें ह्यूजिन को बचाने एक बहुत पावरफुल एक्सोर्सिज्म करना होगा, जिसके लिए वो बहुत सारे पैसे भी मांगता है। जोंग पैसे देने तैयार हो जाते हैं। शमन उन्हें वार्न करता है किसी भी हालत में ये एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। शमन बताता है वो जापानीज आदमी एक वाइल्ड घोस्ट है जो अपने शिकार को रैंडमली चूज करता है, जिस तरह हम मछली पकड़ते हैं। दूसरी तरफ हम उस जापानीज आदमी को जंगल में देखते हैं जहां एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और ड्राइवर की लाश अंदर ही पड़ी सड़ रही थी। दूसरे दिन जोंग के घर एक्सोर्सिज्म की तैयारी की जा रही थी और दूसरी तरफ वो जापानीज आदमी भी किसी प्रक्रिया की तैयारी कर रहा था। उसे वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की देख रही थी। फिर रात में जोंग के घर एक्सोर्सिज्म शुरू होता है और दूसरी तरफ वो जापानीज आदमी उस ट्रक ड्राइवर की फोटो सामने रखकर कोई प्रक्रिया करने लगता है। उस एक्सोर्सिज्म से ह्यूजिन तड़पने लगती है। फिर शमन एक लकड़ी के तख्ते में कील ठोकने लगता है, जिससे ह्यूजिन ये सब रोकने के लिए भीख मांगने लगती है। और दूसरी तरफ वो जापानीज आदमी भी तड़प रहा था। उसमें अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की और ताकत नहीं बचती, वो लगभग मरने ही वाला था। वही दूसरी तरफ ह्यूजिन और ज्यादा तड़पने लगी थी। जोंग से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती और शमन के वार्न करने के बाद भी जोंग एक्सोर्सिज्म को बीच में ही रुकवा देते हैं। दूसरी तरफ वो जापानीज आदमी भी बच जाता है और हम उसके घर के बाहर वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को देखते हैं। जोंग ह्यूजिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ह्यूजिन की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें ऊपर की तरफ हो गई थी, उसके हाथ भी टेढ़े मेढ़े हो गए थे। उसे देखने हॉस्पिटल में यंगी सम आता है और ह्यूजिन की ये हालत देखकर वो जोंग को अपने पहचान के एक प्रीस्ट के पास लेकर जाता है। लेकिन वो प्रीस्ट बोलते हैं भूत तो वो होता है जो मर चुका हो, लेकिन ये जापानीज आदमी तो जिंदा है। उन्होंने भी उसके बारे में कई अफवाहें सुनी थी। उन्हें वो जापानीज भूत नहीं लगता, लेकिन जोंग को यकीन था इन सब के पीछे वही जापानीज आदमी है। लेकिन प्रीस्ट जॉन को ही ये कहकर चैलेंज कर देते हैं क्या उसने जापानीज आदमी को ये सब करते हुए अपनी आंखों से देखा है। प्रीस्ट जोंग को डॉक्टर पर भरोसा करने बोलता है और जोंग को चर्च से भी कोई मदद नहीं मिल पाती। सुबह हम उस जापानीज आदमी को देखते हैं। वो उठते ही कहीं भागने लगता है और जाकर उस ट्रक को देखता है, लेकिन उसमें ड्राइवर की लाश नहीं थी और वहाँ कुछ पैरों के निशान थे। दूसरी तरफ जोंग कुछ लोगों से मिलते हैं और उन्हें ह्यूजिन के बारे में सब बताते हैं। फिर वो सभी मिलकर उस जापानीज आदमी को मारने के लिए निकलते हैं। सभी उस जापानीज आदमी के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जोंग को वहाँ कल रात के रिचुअल्स की सामग्री दिखाई देती है। वो लोग उसे ढूंढते हुए घर के पीछे आते हैं। तभी झाड़ियों में से कोई निकल कर आता है। ये वही ट्रक ड्राइवर था जो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा था। वो उन सब पर हमला करता है। सभी उसे मारते हैं, लेकिन उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि वो लोग उसके सिर में दांतों वाला फावड़ा भी घुसा देते हैं, लेकिन इससे भी उसे कुछ असर नहीं होता। वो जोंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो खुद ब खुद गिर कर मर जाता है। ये सारी चीजें वो जापानीज आदमी पास ही झाड़ियों में छुपकर देख रहा था, लेकिन तभी वो जोंग और उनके साथियों को दिख जाता है। वो सभी उसके पीछे भागने लगते हैं और जापानीज आदमी भी उनसे बचकर भागने लगता है। वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है जहां आगे कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद वह जोंग और बाकी सभी भी आते हैं, लेकिन अभी वहां कोई नहीं था। जोंग और सभी उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। जोंग ह्यूजिन के लिए रोने लगते हैं कि अब उनकी बेटी कैसे बचेगी। तभी हम जापानीज आदमी को पहाड़ से लटके हुए देखते हैं। तभी वो नीचे गिर जाता है और उसे सीरियस इंजरी आती है। उसके गिरने की आवाज जोंग के एक साथी को आती है। वो नीचे देखता है, लेकिन जापानीज आदमी पहाड़ की आड़ में छुप जाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके जाते ही जापानीज आदमी भी रोने लगता है। तभी उसे झाड़ियों में वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की दिखाई देती है। जापानीज आदमी उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ जोंग और उसके साथी वापस जा रहे थे। तभी फोन उठाने के चक्कर में जोंग से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के कांच पर कोई गिरता है। सभी उतर कर देखते हैं तो ये वही जापानीज आदमी था। वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था।
अब वो लोग उसे ही मारने तो आए थे, इसीलिए रोड पर और कोई ना होने पर जोंग और उसके साथी उसे उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं और ऊपर से वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की ये सब देख रही थी। दूसरी तरफ शमन बोलता है चूहा शैतान के जाल में फंस ही गया। जोंग तुरंत हॉस्पिटल आते हैं जहां अब ह्यूजिन की हालत में काफी सुधार था। जोंग अपनी बेटी से बात करते हैं। ह्यूजिन भी होश में आ गई थी। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोते हैं। वही यंगीसम हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसे उस ज़ॉम्बी की वजह से गंभीर चोट लगी थी। थोड़ी देर बाद पुलिस उसे एक क्राइम सीन पर लेकर आती है। वहाँ हम गोंग को देखते हैं। उसने भी अपने परिवार को मार दिया था। उसके भी शरीर पर वैसे ही फोड़े थे और उसकी हालत भी पिछले विक्टिम जैसी हो गई थी। दूसरी तरफ जोंग ह्यूजिन को घर लेकर आ गए थे। वो शमन उन्हें बार बार फोन कर रहा था लेकिन जोंग उसका कॉल इग्नोर किए जा रहे थे। आखिर वो शमन जॉन के घर पहुंचता है और बाहर से भी कॉल करता है लेकिन जोंग जवाब नहीं देते, इसीलिए वो उतरकर उनके घर जाने लगता है। लेकिन तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है और बढ़ते हुए खून की धार बहने लगती है। तभी जोंग के घर से वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की निकलती है और वही शायद अपनी शक्तियों से शमन का ये हाल कर रही थी। वो शमन को यहाँ से भागने बोलती है और शमन अपनी जान बचाकर अपनी कार से वहाँ से भागता है। वो घर पहुंचकर पूजा करने लगता है लेकिन एक एक करके उसकी सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और अचानक उसके घर में कौवे आने लगते हैं। अब जोंग शमन को कॉल कर रहे थे लेकिन अब शमन कॉल उठा नहीं रहा था, इसलिए जोंग सीधा शमन के घर पहुंचते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता और शमन का सामान भी गायब था। तभी उसे शमन का कॉल आता है। जोंग बताते हैं वो तो उसी के घर पर है। शमन उन्हें फौरन अपनी बेटी के पास जाने बोलता है। जोंग पूछते हैं आखिर हुआ क्या? तब शमन बताता है उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शैतान वो जापानीज आदमी नहीं बल्कि वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की है क्योंकि उसने उसे जोंग के घर पर देखा है। जोंग पूछते हैं फिर जापानीज आदमी कौन था? शमन बोलता है वो जापानीज आदमी उसी की तरह एक शमन था जो हर एक विक्टिम को बचाने की कोशिश कर रहा था। शमन की बातें सुनकर जोंग बहुत कंफ्यूज थे लेकिन फिर भी वो जल्दी अपने घर के लिए निकलते हैं। वही दूसरी तरफ यंगीसम अपने चाचा की मौत से बहुत परेशान था। वो एक हसिया लेकर निकलता है। वो प्रार्थना करते हुए उस जापानीज आदमी के घर पहुंचता है। उसे यकीन था वो जापानीज आदमी जिंदा होगा। दूसरी तरफ जोंग घर पहुंचते हैं और जाकर ह्यूजिन के कमरे में जाते हैं लेकिन वहाँ ह्यूजिन नहीं थी। जोंग जाकर ह्यूजिन को घर के बाहर ढूंढने लगते हैं। वही यंगीसम को जापानीज आदमी के घर के पीछे कोई रोशनी दिखाई देती है। बाहर ढूंढते समय जोंग को एक गली में कोई दिखाई देता है। ये वही व्हाइट ड्रेस वाली लड़की थी। जोंग उससे ह्यूजिन के बारे में पूछते हैं। वो बताती है उसने ह्यूजिन को देखा है लेकिन उस पर बुरी आत्मा का साया है। लेकिन जोंग उस पर चिल्लाकर पूछते हैं उनकी बेटी कहाँ है? तब वो बोलती है वो तो घर पर ही है, वो वापस आ चुकी है। जोंग वापस जाने लगते हैं लेकिन वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की उन्हें रोकती है। अगर वो अभी अपने घर के अंदर गए तो उनका परिवार नहीं बचेगा। दूसरी तरफ यंगीसन रोशनी की तरफ पहुंचता है। वो रोशनी एक केव से आ रही थी। यंगीसम उस केव के अंदर जाता है। वही वो बोलती है जापानी भूत उसका घर में इंतजार कर रहा है। जोंग बोलते हैं लेकिन वो तो मर चुका है। लेकिन वो बोलती है वो इतनी आसानी से मर नहीं सकता, वो जिंदा है। जोंग ने उसे देखा है उस जले हुए घर में। लेकिन जोंग बोलते हैं वो तो सपना था। लेकिन वो लड़की बोलती है वो सपना नहीं हकीकत थी। दूसरी तरफ यंगीसम केव के अंदर पहुंचता है जहाँ कोई शॉल ओढ़कर बैठा हुआ था। यंगीसम उसके पास जाता है तो ये वही जापानीज आदमी था। वो चमत्कारी रूप से गाड़ी से टकराने और पहाड़ से गिरने के बाद भी बच गया था। वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की जोंग को बोलती है उसने जोंग के घर में एक जाल बिछाया है, जापानी भूत उसमें फंस जाएगा। तब हम जोंग का घर देखते हैं जहाँ गेट पर कुछ पौधे बंधे हुए थे जैसे हमने मूवी के पहले केस में देखा था। जोंग को उस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। जोंग पूछते हैं आखिर वो है कौन? वो बोलती है वो बस उसकी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। वही ह्यूजिन को सभी ढूंढ रहे थे। तभी ह्यूजिन गेट के बाहर खड़ी थी जैसे वो फिर से पोजेस हो गई हो। वो बिना एक शब्द बोले सीधा घर के अंदर आ जाती है। जोंग पूछते हैं वो शैतान कब आने वाला है? वो लड़की बोलती है वो पहुंच गया है। वही घर में ह्यूजिन जानवरों की तरह घर का पूरा खाना खा रही थी। ह्यूजिन अपनी माँ और नानी की तरफ देखती है फिर वहाँ रखे एक चाकू की तरफ देखती है। वही दूसरी तरफ उस केव में जापानी आदमी यंगीसन के हाथ में हसिया देखता है। यंगीसन उससे पूछता है उसका असली रूप क्या है क्योंकि यंगीसम को वो शैतान लग रहा था। वो जापानी आदमी जवाब देता है अगर यंगीसम पहले ही मान चुका है कि वो एक शैतान है तो उसके कुछ भी बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ जोंग को शमन का कॉल आता है। जोंग उसे बताते हैं वो उस लड़की के साथ ही है। शमन उन्हें बोलता है उस लड़की की बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करे और फौरन अपने घर जाए, नहीं तो ह्यूजिन उनके घर वालों को मार डालेगी। इस तरफ वो लड़की बोलती है वो शमन और जापानीज आदमी आपस में मिले हुए हैं, उसकी बातों पर जोंग बिल्कुल भरोसा ना करे। वही केव में यंगीसम उस
जापानीज आदमी से बोलता है अगर वो शैतान नहीं है तो अपना असली रूप दिखाए, फिर वो उसे अकेला छोड़ देगा। इस तरफ वो लड़की जोंग से बोलती है उस शैतान के जाल में फंसते ही मुर्गा 3 बार चिल्लाएगा। जोंग मुर्गे के तीसरे बांग देने के बाद ही अपने घर में जाए। अब मुर्गा पहली बांग देता है, लेकिन जोंग बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सच बोल रहा है और बहुत बेचैन होने लगते हैं। दूसरी तरफ केव में यंगी सन की ये बात सुनकर कि उसका असली रूप देखने के बाद यंगी सन यहाँ से चला जाएगा, वो जापानीज आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। इस तरफ जोंग उस लड़की से पूछते हैं वो शैतान उनकी बेटी के ही क्यों पीछे पड़ा है, उसने तो कुछ गलत नहीं किया। इसी बीच मुर्गा दूसरी बांग देता है। जोंग बहुत बेचैन हो रहे थे अपने घर जाने के लिए। वो लड़की जोंग को बस मुर्गे की आखिरी बांग देने तक रुकने बोलती है। वही केव में जापानी आदमी यंगी सन से बोलता है वो यहाँ अपनी मर्जी से आ तो गया है लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। इस तरफ जोंग घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो लड़की जोंग का हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करती है कि बस वो मुर्गे के आखिरी बांध तक रुक जाए। लेकिन तभी जोंग को वहाँ अपनी बेटी का हेयर क्लिप दिखाई देता है जो उन्होंने ही उसे दिलवाया था, और उस लड़की ने वही स्वेटर पहन रखी थी जो बार में उस लड़की ने पहनी थी जिसके गर्दन पर जोंग ने फोड़े देखे थे। और जब ये लड़की जोंग से पहली बार मिली थी उसने वही शर्ट पहनी थी जो जापानीज आदमी के घर उस ज़ॉम्बी ने पहनी थी। वो लड़की जोंग से बोलती है वो गलत सोच रहा है, लेकिन जोंग बोलते हैं वही शैतान है और ये सब उसी का किया धरा है। जोंग अपने घर की तरफ भागते हैं और वो लड़की चिल्लाती रह जाती है कि अभी वो घर में ना जाए। वही केव में वो जापानीज आदमी यंगी सम की कैमरा से फोटो लेने लगता है। यंगी सम उसे फोटो लेने से मना करता है। जोंग अपने घर में दाखिल होते हैं। उनके घर में जाते ही वो गेट पर लगे प्लांट मुरझा जाते हैं। जोंग घर आते हैं। घर में एकदम शांति थी। वो ह्यूजिन को आवाज देते हुए घर के अंदर जाते हैं। जोंग किचन में आते हैं, लेकिन वहाँ का खौफनाक नजारा देखकर जोंग रोने लगते हैं। किचन में हर जगह खून ही खून पड़ा हुआ था। जोंग रोते हुए किचन के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक जगह उनकी वाइफ की लाश दिखती है और सामने ह्यूजिन खड़ी थी। जोंग उसे अपनी बेटी समझकर अपने पास बुलाने लगते हैं। वही बाहर वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की उदास एक जगह बैठी थी और उसे जोंग के चीखने की आवाज आती है। वही केव में वो जापानीज आदमी यंगी सन की फोटो खींचते खींचते पूरी तरह शैतान में बदल जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और यंगी सम डर के मारे वही जम जाता है। दूसरी तरफ जोंग के घर में वो शमन पहुंचता है। ह्यूजिन दरवाजे पर ठीक उसी तरह बैठी थी जैसे मूवी का फर्स्ट विक्टिम बैठा था। वो शमन घर के अंदर जाता है और जोंग और उसके परिवार की फोटो लेने लगता है। फिर बाहर आकर कैमरा रखते समय वो एक बॉक्स गिरा देता है जिसमें इससे पहले वाले विक्टिम्स की फोटोज थी। इसका मतलब वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की सच बोल रही थी कि शमन और वो जापानीज आदमी आपस में मिले हुए हैं। वही घर में जोंग में अब भी थोड़ी जान बची हुई थी। वो अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं और अपनी बेटी का नाम लेते हुए दम तोड़ देते हैं और ये मूवी यही खत्म होती है। अब दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए आखिर मूवी में हुआ क्या और असल में शैतान कौन है। तो पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा ये मूवी एक ओपन एंडिंग मूवी है, इसलिए आप अपनी थ्योरी बना सकते हैं और कोई भी थ्योरी गलत नहीं है। मैं अभी जो आपको बताऊंगा ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। वेल व्हाइट ड्रेस वाली लड़की एक गुड स्पिरिट थी और जापानीज आदमी ही शैतान था। शमन भी जापानीज आदमी से मिला हुआ था और ये दोनों मिलकर अपने विक्टिम को पोजेस करवाते थे। पोजेस करने के कुछ स्टेप थे। पहले स्टेप में जापानीज आदमी अपने विक्टिम की कुछ चीजें चुराएगा। इसके ठीक बाद उसके शरीर पर फोड़े आने लगेंगे और वो अजीब बिहेव करने लगेगा। व्हाइट ड्रेस वाली लड़की उस विक्टिम को बचाने में लग जाएगी। दूसरे स्टेप में शमन आएगा और वो विक्टिम के परिवार वालों को एक्सोर्सिज्म करवाने बोलेगा। इस एक्सोर्सिज्म के बहाने शमन विक्टिम के ऊपर से व्हाइट ड्रेस वाली लड़की का प्रोटेक्शन हटवाएगा ताकि विक्टिम पूरी तरह पोजेस हो जाए। तीसरे स्टेप में विक्टिम अपने पूरे परिवार को मार देगा और शमन उन सभी मरे हुए लोगों की फोटो लेकर जापानीज आदमी को देगा और जापानीज आदमी उन तस्वीरों के जरिए विक्टिम की सोल को कलेक्ट कर लेगा। चौथे स्टेप में वो एक नए विक्टिम को ढूंढेंगे। अब जॉन ने शमन के रिचुअल्स को पूरा होने नहीं दिया था, इसीलिए ये लड़की एक ट्रैप लगा पाई थी जिससे ये शैतान पकड़ा जाए, लेकिन जोंग ने उस घर के अंदर जाकर उस ट्रैप को तोड़ दिया। व्हाइट ड्रेस वाली लड़की तब तक ही प्रोटेक्शन दे सकती थी जब तक विक्टिम के परिवार वालों ने कोई पाप न किया हो। आप लोग सोच रहे होंगे जोंग ने क्या पाप किया था। दरअसल जोंग ने उस कुत्ते को मारा था। आप लोग सोचोगे अगर ये थ्योरी सही है तो एक्सोर्सिज्म के दौरान जापानीज आदमी हर्ट क्यों हो रहा था। इसका जवाब सिंपल है, वहाँ जो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की थी वो उसे हर्ट कर रही थी, ना कि एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म की वजह से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन मूवी में हमें इस तरह दिखाया गया है कि हम समझे कि शमन एक अच्छा आदमी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके इस मूवी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।